अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इनकम स्टेटमेंट स्टूडेंट्स इसलिए बनाई जाती है ताकि हमें ये पता लग सके कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में। अगर रेवेन्यूज ज़्यादा होंगे और एक्सपेंसेस कम होंगे तो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा होगा, और अगर रेवेन्यू कम होंगे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब लॉस होगा। ये इनकम स्टेटमेंट बनाई इसीलिए जाती है ताकि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट किया जा सके। और इनकम स्टेटमेंट में हम दो अकाउंट्स लेकर जाएंगे, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक एक्सपेंस अकाउंट। जबकि एसेट्स, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है, हम इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट में मैं आपको आज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये बनाना सिखाऊंगा। मेरे लेफ्ट पर आपको इनकम स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा भी नज़र आ रहा होगा। 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, फॉलोइंग आर द अकाउंट्स बैलेंस ऑफ MS AK एंड सन्स ऑफ जून 30, 2010। कैश इन हैंड 35,000 जो कि एसेट्स हैं, और एसेट्स बैलेंस शीट का पार्ट है, तो ये बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर जो कि फिक्स एसेट्स है, ये भी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश एट बैंक करंट एसेट्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल इक्विटी है और इक्विटी बैलेंस शीट का पार्ट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर का जो कि कॉन्ट्रा एसेट है, और कॉन्ट्रा एसेट बैलेंस शीट का पार्ट है, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स की वैल्यू में से माइनस होता है। फिक्स एसेट चूंकि बैलेंस शीट का पार्ट है तो इसीलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हम उसी में रिकॉर्ड करेंगे, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में से माइनस करेंगे। देन मशीनरी 2,20,000 फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट का पार्ट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, ये मशीन की वैल्यू में से डिडक्ट होगा तो ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। देन परचेजेस जो कि एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में ये रिकॉर्ड किया जाएगा। देन सेल्स रेवेन्यू है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट, और कॉन्ट्रा एसेट बैलेंस शीट का पार्ट है। अकाउंट्स पेबल 42,000 ये लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। परचेज रिटर्न 4,000 कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, और चूंकि एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी उसी में जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग जो है स्टूडेंट, ये हम एक्सपेंस शीट करेंगे, इसीलिए हम इसको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 87,000 ये रेवेन्यू है, इसलिए इसको इनकम स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड करेंगे, और ये एसेट्स है इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे। ये दोनों जगह पे रिकॉर्ड होगा, इनकम स्टेटमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी। देन सैलरी एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। रेंट एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट में। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 32,000 ये भी इनकम स्टेटमेंट में। ऑफिस सप्लाई द एक्सपेंस 22,000। देन यूटिलिटी चार्जेस 26,000। बेड डेट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और सेल्स रिटर्न अलाउंस जो कि कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, और ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। तो स्टूडेंट, इनकम स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा ये मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे पूरे साल में जो हमने सेल्स की। पहले तो ये मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊँ। MS AK एंड सन्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2010। सेल्स जो कि 2,80,000 है। सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट हम सेल्स में से माइनस करेंगे। चूँकि हमें सेल डिस्काउंट गिवन नहीं है तो हम सिर्फ सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे जो कि 6,000 है। और सेल्स रिटर्न मैंने जिस तरह आपको बताया कि सेल रिटर्न वो इन्वेंट्री जो हमने सेल की, वो हमने माल जो हमने सेल किया और रिटर्न आ गया, कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया, उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। ये हम इसमें से माइनस करेंगे सेल्स में से, और हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगी 274,000। लेस करेंगे अब हम इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो माल हमने सेल किया उसकी कॉस्ट क्या थी, वो हमें कितने का पड़ा, उसकी लागत क्या थी, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकाला जाएगा? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग जो कि हमें गिवन है 25,000 की। परचेजेस 135,000 जो हमने पूरे साल में मर्चेंडाइज खरीदी। ऐड करेंगे इसमें फ्रिट इन, लेकिन चूंकि फ्रिट इन हमें गिवन नहीं है तो हम उसको लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे।
फिट इन ऐड होने के बाद वैसे निकलता डिलीवर्ड कॉस्ट, लेकिन अभी फिट इन चूंकि गिवन नहीं है तो आप उसे छोड़ दें और लेस कर दें इसमें से परचेज रिटर्न, जो कि हमने सप्लायर से जो सामान खरीदा उस पर जो माल डिफेक्टिव निकला वो हमने वापस कर दिया। परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट दोनों परचेज में से माइनस होगा, लेकिन चूंकि परचेज डिस्काउंट गिवन नहीं है तो हम परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। 135,000 में से 4,000 माइनस किया और नेट परचेज आ गई हमारे पास 131,000। 25,000 की इन्वेंट्री पहले से रखी हुई थी, 131,000 की हमने नेट परचेजेस कर ली, टोटल मर्चेंडाइज हो गई अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास 156,000, जिसे हम नाम देंगे मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। 25,000 बिगनिंग प्लस 1,000 नेट परचेजेस। अब हम इसमें से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, यानी वो इन्वेंट्री जो साल के आखिर में बच गई, वो इन्वेंट्री जो साल के आखिर तक सेल ना हो सकी, वो 87,000 है, हमने वो माइनस किया और यूँ हमारे पास निकल आई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 69,000, जो कि 156,000 में से 87,000 माइनस होने के बाद आया। स्टूडेंट ये सारी वर्किंग हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही के लिए की है, इन्वेंट्री बिगनिंग से लेकर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तमाम वर्किंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए थी। 274,000 की जो हमने सेल की उसकी कॉस्ट हमें पड़ी 69,000 की, यूँ हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया वो हो गया 2,05,000। वो इस तरीके से किया कि सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दिया, ये प्रॉफिट हो गया हमें बिकने पर, सेल होने पर। अब हम चूंकि बिजनेस में और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं और अखराजात भी होते हैं, तो अब वो जो बिज़नेस के और अखराजात हैं वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे साल में जो हमने सैलरीज़ की मद में ख़र्चा किया जो कि 45,000 है, रेंट एक्सपेंस किराया पे किया 33,000, एडवर्टाइजिंग करवाई उसका खर्चा जो कि 22,000, ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ 32,000, ऑफिस सप्लाईज हमने यूज़ कर ली जो कि एक्सपेंस है 12,000, यूटिलिटी चार्जेस जिसमें यूटिलिटी बिल्स वगैरह हो गए उसकी पेमेंट 26,000, बेड डेट्स वो अमाउंट क्रेडिट का जो हमें रिकवर्ड ना हो सका, जो अमाउंट हमें कस्टमर से कलेक्ट ना हो सका, बेड डेट एक्सपेंस 2,000। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स इस्तेमाल होने से जो वैल्यू डाउन हो जाती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो है 10,000। और यूँ तमाम जब हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर लिए तो ये आ गए 182,000। ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट्स हमारा 2,05,000 है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने किए 182,000 के, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो 2,05,000 था उसमें से हमने 182,000 को माइनस कर दिया और यूँ हमें जो नेट प्रॉफिट हो गया बिजनेस में वो हो गया 23,000। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। स्टूडेंट्स अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स जो कि राइट साइड पर होंगे, एसेट्स जो होंगे वो लेफ्ट साइड पर, और इक्विटी और लायबिलिटी जो होगी वो राइट साइड पर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एसेट साइड में करंट एसेट्स लेंगे, उसमें कैश इन हैंड जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है 35,000, कैश एट बैंक जो बैंक में अमाउंट रखा हुआ है वो भी करंट एसेट है 40,000, देन अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमें 30,000 गिवन है और इसमें 6,000 है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, 6,000 अमाउंट डाउटफुल है वो हम इसमें से माइनस करेंगे और नेट जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 24,000 है। देन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि एंडिंग लेंगे, बिगनिंग इन्वेंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पर हम एंडिंग इन्वेंट्री लेंगे जो कि हमें गिवन है 87,000 की, और मैंने बाकी करंट एसेट्स नहीं लिए प्रीपेड या सप्लाईज क्योंकि वो गिवन नहीं है। इसी तरह मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या क्रूड इनकम, तो जो भी एसेट्स करंट एसेट्स गिवन ना हो स्टूडेंट वो आपने लेफ्ट किया। देन फिक्स एसेट्स पर आएँ तो फर्नीचर जो कि 140,000 है वो लिख दिया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 23,000 क्योंकि फर्नीचर अब तक डेप्रिशिएट हो चुका है 23,000 का, वो माइनस करने के बाद उसकी बुक वैल्यू आ गई 1,17,000। इसी तरीके से मशीनरी 2,20,000 और उसका जो डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स वो 35,000 है, वो माइनस किया और बुक वैल्यू उसकी आ गई 185,000। तो ये हमारे तमाम एसेट्स हो गए जिसमें 2 फिक्स एसेट्स हैं फर्नीचर और मशीनरी, बाकी 4 करंट एसेट्स हैं, तो टोटल एसेट्स हमारे आ गए 493,000 के। इसी तरीके से अगर इक्विटी साइड की बात करें तो करंट लायबिलिटी सबसे पहले अकाउंट्स पेबल जो कि हमें गिवन है 42,000 और कोई करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, जिसमें ओवरड्राफ्ट हो सकता है, नोट्स पेबल हो सकता है
और एक्सपेंस और लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं जो कि हमें गिवन नहीं है, वो लेफ्ट कर दें। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसमें बॉन्ड्स, मॉर्टगेज या डिबेंचर, तो वो भी गिवन नहीं, वो भी छोड़ देंगे। देन आ जाए ओनर्स इक्विटी पर। तो कैपिटल जो कि इन्वेस्टमेंट होती है 428,000 जो कि ओनर इक्विटी का पार्ट है। देन नेट प्रॉफिट जो कि हमें हुआ 23,000, वो नेट प्रॉफिट 428 में हमने ऐड कर लिया और यूँ हमारे पास इक्विटी आ गई 451,000 की, ओनर्स इक्विटी आ गई 451,000 की। अगर स्टूडेंट्स लॉस हो तो वो हम इसमें से माइनस करेंगे कैपिटल में से। इसी तरीके से अगर ड्राइंग है तो ये भी हमारी इक्विटी को कम करती है, तो ड्राइंग भी हम इसमें से माइनस करेंगे जो आप प्रोफॉर्मा में देख सकते हैं। और 451,000 ओनर इक्विटी प्लस 42,000 लाइबिलिटी और टोटल इसका आ गया 493,000। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन को भी प्रूव करता है कि टोटल एसेट्स बराबर हैं लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी के। तो टोटल एसेट्स 493, लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी मिलाकर भी 493। तो ये स्टूडेंट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो कि टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है, इसका मैंने एक और सॉल्यूशन आपको करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।